आप नॉमिनेशन करवाने के लिए आए नरवाल जी, उनका परिचय करवा देंगे और आपका क्या कहना है इस चुनाव को लेकर? देखिए, हमारे पास पार्टी ने डिसीजन लिया है कि आदमपुर हलके में बहुत देर से एक परिवार जो है ना अपनी जोर आजमाइश करता आ रहा है और वो कोई हलके के विकास के लिए नहीं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के प्रयास से कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी बसपा, कभी इनेलो और कभी जो है ना उसने कोई, मेरे को लगता है परिवार ने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। और व्यवस्था ये कह रही है कि आदमपुर में भी जितना पिछड़ापन है, हमें ये बात देखने में आई है कि मैं कई गाँव में घूमने के बाद पश्चात इसके बाद बता रहा हूँ, बीजेपी जो कैंडिडेट यहाँ पर उतारने जा रही हैं और बीजेपी को अब से पहले भी आदमपुर हल्का दिखाई देता होगा, लेकिन आज व्यवस्था इस प्रकार की बन चुकी है कि राजनीतिक दल सिर्फ अपनी एक राजनीतिक बिसात बिछाने के ही प्रयास से काम करते हैं। हल्का के उन लोगों को कभी इन लोगों ने मौका नहीं दिया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही, जो वहाँ पर किस क्षेत्र की समस्याओं से जूझते हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो इन सभी पार्टियों में काम करते हैं, लेकिन उनके काम को नज़रअंदाज करके जो लोग अपनी सिर्फ बिसात बिछाने के प्रयास में काम करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज ये जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी का भी एक परीक्षण है और कांग्रेस का भी एक परीक्षण है। और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अपना प्रत्याशी एक ऐसी समाज से जनरल सीट के ऊपर इसलिए उतार रही है कि हमारा जो शूद्र समाज है, चाहे इसमें शूद्र है, अतिशूद्र है, दलित है, पिछड़ा है, ये लोग सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए हैं। इन लोगों की हिस्सेदारी आज अगर पूरे देश के अंदर न्यायिक सिस्टम में देखी जाए तो पूरे देश में 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी जज आज तक ओबीसी समाज से नहीं है। 600 जजों में सिर्फ 18 जज एससी समाज के हैं, 3%, जबकि रिजर्वेशन भी अगर है तो वो 30% थी। लेकिन देश की चाहे यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे मिलिट्री है, चाहे IAS IPS की हमारी ब्यूरोक्रेसी, अपर कास्ट ही उसमें सब कुछ जुटी हुई है। लोअर कास्ट के लोगों को या शूद्र समाज के लोगों को कहीं मौका मिलता नहीं है। और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी इनके हितों के लिए एक युद्ध लड़ रही है। लोग भाषण सिर्फ किसानों और मजदूरों पर देते हैं, लेकिन देश के अंदर किसान की हालत क्या है? आज किसान की फसल जिस तरह से बर्बाद हुई और किसान जिस तरह से इस पार्टी के राजकाज में बर्बाद हुआ, शायद इतिहास में 72 साल की आज़ादी में ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला। और ऐसी ही व्यवस्था पीछे कांग्रेस के 40 साल राज करने के बाद भी इस आज मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त के क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और एक परिवार, क्योंकि यहाँ तीनों पार्टियों का समावेश बिश्नोई परिवार में है। और यहाँ पर अभी अभी हमें पता लगा है कि कांग्रेस पार्टी जयप्रकाश जी को यहाँ पर चुनाव लड़ाने जा रही है। किस क्षेत्र के और भी बहुत सारे यहाँ पर हमें सुनने में आया है, बहुत सारे कार्यकर्ता चाहवान थे, लेकिन सभी पार्टियों का हालात ये है कि वो अपना मकसद देखते हैं, वो कार्यकर्ताओं की हैसियत या कार्यकर्ताओं के भावों को नहीं समझ पाते। इसी वजह से देश में आपकी पार्टी का जो गठन हुआ था ओबीसी को लेकर ही हुआ था, ओबीसी मोर्चा को लेकर आपने बनाई थी, तो ओबीसी की ही बात आप करते हैं, तो क्या चुनाव में भी सिर्फ वही मुद्दा रहने वाला है, कुछ और मुद्दे भी रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जो है ना आज जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का एक सामने प्रिंट मॉडल है, मैं उसको कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वही भारतीय जनता पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट के केस को भी फाइट करके जीतने के बाद लागू करने की बजाय घुटनों के बल कुछ लोगों के आगे जो है न तलवे चाटने लगी। इसी वजह से हमने ये देखा कि अगर दलित पिछड़े के हिस्सों को सुप्रीम कोर्ट के आर्डर लेने के बाद भी कोई मायने नहीं रखते, तो फिर उस पार्टी की जय बुलाने का हमारा कोई मकसद नहीं है जिन लोगों ने हमारे साथ शोषण किया। आप सरकार में थे, सरकार में बहुत कुछ कर सकते थे, सरकार से हट गए, अभी तक क्या किया? अभी ये जो लोग सरकार में बैठे हैं बहुत कुछ कर सकते थे। इस वक्त देश की GDP 2.5% पे है। मैं खुद एक इंडस्ट्री चलाता हूँ
आज इंडस्ट्री का जो है ना बंटाधार हुआ पड़ा है। पूरे देश के जितने भी बड़े बड़े सरकारी इंडस्ट्री तो सारी बंद हो गई है, चाहे वो HMT है, चाहे फल उद्योग है, चाहे सीमेंट उद्योग है, चाहे SCC है, चाहे मतलब जो बड़े बड़े मशीनरी बनाती थी HMT के, दूसरे और कई उपकरण थे। ऐसी व्यवस्था देश के अंदर आई कि जो सरकारी इंडस्ट्री के साथ साथ जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी वो भी डामाडोल हो गई है, सिर्फ सरकार की नीतियों की वजह से, जहां से रोजगार बढ़ने की बजाय घट हुए हैं। तो आज भी कह रही है हर घर में रोजगार है, हर घर में। हाँ, उनके नज़र में रोजगार है 10,000 के लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे इंडस्ट्री के साथ जुड़े होते, जब हमारे यूनिट जो है ना उनमें सिर्फ 10% लोग काम कर रहे हैं और 90% की हमें मजबूरी में छुट्टी करनी पड़ी क्योंकि ऑर्डर हमारे को मिले नहीं। क्या लगता है सर, कितने वोट आपको मिल पाएंगे? किस तरीके से आप किस देखिए, आप तो ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे कि हम यहाँ पर किसी दूसरे देश में इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। भाई, हम इलेक्शन लड़के जीतने के लिए नियत बना करके आए हैं और हम जिस समाज के लड़ाई को लेकर के उठा रहे हैं, 85% में से अगर हम ये कहें कि 100% में से 75% वोट यही दलित और पिछड़े हैं जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो वोट डालते हैं या नहीं डालते हैं या हवा में, क्योंकि हमारे लोगों में हवा बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाती है। राजकुमार जी, दलित और पिछड़े का थोड़ा एक्सप्लेन करें। आप दलित और पिछड़ा किसको कहते हैं? आम आदमी भी, किसान भी है, बहुत गरीब है, क्या उसकी बात करते हैं कभी? देखिए, किसान की बात सारी पार्टियाँ कर रही हैं। किसान कौन है? मैक्सिमम आज बड़े लैंड ओनर जो है ना वो खेती नहीं कर रहे, खेती कर रहा है बटाई पर, ठेके पर लेकर के, यही कमज़ोर तबका, चाहे वो सब्जी उगा रहा है, चाहे धान उगा रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है। किसानियत अगर कोई नाम है, किसानियत है लैंड के अलग की बात, जो वास्तविक तौर पर खेती कर रहा है। रही मजदूर, उसके साथ मजदूर सीधा जुड़ा हुआ है खेतों में, खेतों के साथ किसान के साथ मजदूर भी जुड़ा हुआ है। यही वो समाज है जिसकी हम बात कर रहे हैं। नरवाल जी, आप बताएं कि आप कहाँ से हैं और क्या पूरा नाम आपका है और किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं डॉक्टर गुलाब सिंह नरवाल, मैं गांव बास से बिलोंग करता हूं, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट का ही हिस्सा है और हिसार में मेरा घर भी है और मेरी दादी आदमपुर से थी, तो मैं यहाँ लोकल कैंडिडेट हूँ एक हिसाब से। और मैं IIT दिल्ली से पढ़ा हूँ। जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं IIT से पढ़ा हूँ, उसका बड़ा घमंड दिखाते हैं वो, तो मैं भी IIT दिल्ली से पास आउट हूँ। और इसके अलावा आप पूछिए जी, क्या पूछना? क्या मुद्दे क्या लेके जाएंगे आप? क्या आपका विज़न क्या है? हाँ, हमारा विज़न सबसे पहला है पढ़ाई का। जो स्कूल में बच्चे, अभी ढाणी मोहब्बतपुर में गया मैं, वहाँ स्कूल के बच्चे हड़ताल पर थे कि टीचर नहीं है या उनका स्कूल मर्ज कर दिया, स्कूल के ताले लगा दिए सरकार ने। हम गए वहाँ पे, हमने जो बच्चे बैठे थे उनसे बात की और चलो अब तो इलेक्शन का टाइम है, सरकार ने उसको बहाल कर दिया है, लेकिन आज अगर प्रजातंत्र है और इसमें जब महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने बच्चों को, महिलाओं को, हमारी बेटियों को, सभी को, चाहे किसी भी बिरादरी के हों, 36 बिरादरी के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। जब मनुवादी समाज उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तब भी माता सावित्री फुले ने भी आंदोलन करके स्कूल और कॉलेज खुलवाए। और इसी तरह से हम कहते हैं कि सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। ये ना हो कि भाई एक आदमी कह रहा है कि मैं मेरे बेटे को विदेश से पढ़ाता हूँ और दूसरे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई से वो रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि हर समाज के बच्चे पढ़ें लिखें, क्वालिटी एजुकेशन पाएँ। तो ये वो कहते हैं कि मेरा बेटा देश में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ऐसी गलत बात है। 1-2 डिग्री लेने से कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। सभी ये कहते हैं, उसके बाद कोई कुछ नहीं। हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं जी। और हम जो नहरी सिस्टम है, आज नहरें और खाल टूटे पड़े हैं। मैं खुद नहर महकमे में चीफ इंजीनियर था, तो हम नहरी सिस्टम। आम आदमी को टिकट क्यों नहीं दिया? किसको जी? किसी आम आदमी को? मैं तो आम आदमी ही हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ जी, मैं तो आम आदमी हूँ। इंजीनियर भी है ना रे, हाँ, तो फिर मैं BBMP में मेंबर भी था। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार होते हुए, केंद्र में बीजेपी सरकार होते हुए मेंबर की पोस्ट हरियाणा से 2 साल पहले ख़त्म कर दी गई है। ये बहुत गलत बात है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री खुद नहर मंत्री भी हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उस मेंबर की पोस्ट BBMP में बहाल हो और जो कि किसान और मजदूर को पानी मिले, बिजली मिले सही मात्रा का। उम्मीद की जाए आप भारी बहुमत से जीतेंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हम कम से कम 15,000 वोटों से जीतेंगे जी। जी।